student measures the capacity of a drinks cup by 3 different methods. The capacity of a cup is the maximum volume of liquid that it can hold. Method 1, the student measures the height h of the cup, the diameter d of the top of the cup, the diameter small d of the top of the bottom of the cup. अब इसमें लिखा हुआ है फिगर 1.1 shows a full scale diagram. कभी भी लिखा हो ना full scale diagram, उसका मतलब है लेंथ आपने उधर से ही लेनी है जितनी नजर आ रही है. तो आप लोग जरा मुझे बता सकते हैं आपके पास h, स्मॉल d और कैपिटल D की क्या क्या वैल्यूज आ रही हैं? h की कितनी आ रही है? 7.4, कैपिटल D 6.2, 4.1. क्या आप सबकी यही है? अच्छा, इसकी जो वैल्यूज यहाँ पर आपके पास आ रही हैं और जो मार्किंग स्कीम में होंगी वो डिफरेंट होंगी. उसका रीजन ये है कि जब भी पेपर प्रिंट होता है ना, डिफरेंट प्रिंटर्स डिफरेंट जो है ना उसकी वो स्केलिंग कर देता है. तो आप सब लोगों की सेम आनी चाहिए. आपकी मार्किंग स्कीम से वैल्यू डिफरेंट होगी, लेकिन आप लोगों की आपस में सेम होगी क्योंकि आप सबका पेपर एक ही प्रिंटर से प्रिंट हुआ. तो आप सब लोग देखें, आपकी एच की वैल्यू 7.4 के करीब होगी. ठीक है, 7.5 है. ठीक है, और डी कैपिटल डी की वैल्यू और स्मॉल डी की वैल्यू. अब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ये वैल्यूज, लेकिन आप अपनी अपनी जो वैल्यूज आपके पास आई हैं वो लिखेंगे. और मैंने आपको कहा कि पूरी क्लास में आप सबकी, जिन लोगों ने सेम पेपर प्रिंट हुआ होगा तो आपकी वैल्यूज सेम होंगी, लेकिन ऑफ कोर्स आपकी मार्किंग स्कीम से इसका आंसर डिफरेंट होगा. अच्छा जी, फिर देखें नेक्स्ट है कि उन्होंने बोला भाई डी ए इज इक्वल टू कैपिटल डी प्लस डी डिवाइडेड बाय 2. कैपिटल डी 6.2 प्लस 4.1 डिवाइडेड बाय 2. क्या आंसर आया? 5.15. लेकिन हम इसको लिखेंगे क्या? 5.2 लिख देंगे क्योंकि हमारा जो आंसर है उसमें दो ही सिग्निफिकेंट फिगर्स थे. अच्छा, अब आपने करना है इसमें से v इज इक्वल टू पाई डी ए की वैल्यू क्या आई है? 5.15. राउंडेड ऑफ वैल्यू यूज नहीं करेंगे. स्क्वायर इनटू h कितना था? 7.4 डिवाइडेड बाय 4. राउंडेड ऑफ वैल्यू यूज नहीं करते क्योंकि वो वैल्यू थी नहीं. वैल्यू थी आपके पास 5.15. हमने तो आंसर शो करने के लिए उसको राउंड ऑफ किया था. जब सेम वैल्यू आगे यूज होती है तो जो एक्चुअल वैल्यू आई होती है वो यूज करते हैं. राउंडेड ऑफ वैल्यू आगे यूज नहीं करते क्योंकि हम जितनी दफा राउंड ऑफ वैल्यू यूज करते जाएंगे फिर हमारे आगे के आंसर्स भी डिफरेंट आते जाएंगे. क्या आंसर आया इसका? वन 54.14. तो हम लिख रहे हैं 150 सेंटीमीटर क्यूब. मेरा 154 आया है, मैंने टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में इसको 150 लिखा है. ठीक है, आपका जो आंसर आएगा वो भी आप शो किएगा हमेशा, और जो राउंडेड ऑफ वैल्यू है वो भी आप शो करेंगे. 155 फिर भी नहीं होता, वो फिर भी 150 होता. 154.14 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 5 हैं. डेटा में 2 से ज्यादा नहीं है, तो राउंड ऑफ टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स. लेकिन 154.14 भी लिखो वहां पर. ये नहीं है कि वो लिखो नहीं, लिखना जरूरी है. सिर्फ आंसर की स्पेस में राउंडेड ऑफ वैल्यू लिख रहा हूँ, बाकी जो मेरा आंसर आया वो भी मैंने लिखा है. अगर मैं सिर्फ 154 पॉइंट लिख दूं मसला है क्या? अगर मैं सिर्फ 154 अगर आप इसको 154 लिख दें तो मसला उसमें यह है कि आपके पास जितने भी डेटा में सिग्निफिकेंट फिगर्स थे वो 3 नहीं थे, वो 2 थे. आपके आंसर में डेटा से ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होने चाहिए. लेकिन अगर मैं आगे यूज करता हूं दोबारा तो मैं यूज 154.14 ही करूं. मेथड नंबर 2, द स्टूडेंट यूजेस अ लेंथ of string and a meter rule to determine average circumference C of the cup. The student wraps some of the strings 5 times around the cup, measures the length L of the string used
87.9। एवरेज क्या होगा बेटा? 87.9 को 5 से डिवाइड कर दो, क्योंकि उसने उसको 5 टाइम्स रैप किया था। क्या आंसर आया? 17.58, लेकिन हम लिखेंगे 17.6। Use your values of H from A part 1 and C from B part 1 to find out V2। तो बेटा C की क्या वैल्यू आई वापस? 17.58 का स्क्वायर इंटू H कितना आया था? 7.4 डिवाइडेड बाय 4 पाई। साइंटिफिक कैलकुलेटर्स में पाई की वैल्यू वैसी होती है, वैसे होती है 3.142, लेकिन आप शिफ्ट दबा के नीचे आंसर के बराबर में पाई का बटन है। क्या आंसर आया? 181.99। तो हम क्या लिखेंगे इसको? 180। Method number 3. Write down the new reading. कितनी रीडिंग है ये? थर्टी के बाद ये कितनी है? 32 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। Then determine the volume of water D3 in the cup. Show your working. Method 3 में लिखा गया था उन्होंने, the student fills a measuring cylinder with water up to 220 centimeter cube mark. Pours water from the measuring cylinder into the cup until the cup is full. Records the new reading R on the measuring cylinder. ये रहा वो आपके पास कप, और इसमें मेजरिंग सिलेंडर में कितना पानी है? 220 है। पोर्स वाटर फ्रॉम द मेजरिंग सिलेंडर इनटू द कप। पहले 220 था, अब रह कितना गया है? तो फिर कप में कितना होगा? तो 122, सॉरी 220 minus 32 is 188। All three methods of determining the capacity of the drinks cup gives values which are approximate. State one reason why the volume calculated in method 2 and one reason why the volume calculated in method 3 are not accurate. Method 2 और method 3 में हमने वॉल्यूम कैसे निकाले? ये जो कप है, क्या इसका डायमीटर ये कांस्टेंट है? मतलब उसने रैप किया था तो हर दफा सरकमफेरेंस सेम था क्या? था या नहीं था? हमने तो इक्वल करके डिवाइड बाय 5 कर दिया। डिवाइड बाय 5 कब कर सकते थे? जब ये बिल्कुल आपके पास कह लो कि पैरेलल साइडेड आपके पास कप होता, मतलब कुछ इस तरह का कप होता अगर, तो फिर आप इसमें वायर्स रैप करते तो बात आपकी समझ आती। लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते जा रहे हैं तो पहला जो टर्न है उसकी लेंथ ज्यादा है, दूसरे वाले की कम है, तीसरे वाले की और कम है। तो ये एल की वैल्यू सही आ रही है गलत आ रही है जब हम डिवाइड बाय 5 करें?
गलत आ रही है डिवाइड बाय 5 करने पर। उसका रीजन ये है कि ये जो कप है वो एक्चुअली इसका जो सरकमफेरेंस है वो कांस्टेंट नहीं है, वो जैसे जैसे आप ऊपर जाते जा रहे हैं वो बढ़ता जा रहा है, और सिमिलरली जैसे जैसे नीचे आते जा रहे हैं वो कम होता जा रहा है। तो एक तो रीजन ये है। ये कौन से का बताया हमने? मेथड 2 का। तो क्या लिखेंगे? मेथड 2 क्यों क्यों इनएक्यूरेट है? द circumference of the cup is not constant throughout. And hence the value of L has error. जब L की वैल्यू ही ठीक नहीं है तो फिर ऑफ कोर्स मेथड 2 में जब हमने वॉल्यूम निकाला तो वो गलत हो जाएगा। इसके बाद मेथड 3 में किस तरह किया था? मेथड 3 में हमने क्या किया था? हमने सिलेंडर से पानी पोर किया था कप में। तो क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ पानी स्टिक रहा हो वॉल की सरफेस पर? जब आप सिलेंडर से मेजरिंग सिलेंडर से कप में पानी पोर करेंगे तो सारा का सारा पानी सिर्फ आ नहीं जाता, कुछ उसकी वॉल्स के ऊपर भी क्लिंक्ड रहता है, स्टिक रहता है। तो उसकी वजह से एरर आएगा या नहीं आएगा? सम water may stick on the walls of measuring cylinder and water may also spill. जब आप सिलेंडर से कप में वाटर ट्रांसफर कर रहे होंगे तो हो सकता है कुछ पानी गिर भी जाए। यहां तक कर लिया सबने? Question number 2. Student investigates the effective resistance of different combination of resistors and lamps in circuit. Student sets up the circuit shown in figure 2.1. The student closes the switch, measures the potential difference V1 across the resistors and the current I1 in the circuit, opens the switch. V1 कितना है बेटा? 2.9 है और करंट कितना है? 0.46 एम्पियर। ठीक है, तो V1 और I1 की वैल्यू कितनी है? 2.9 और 0.46। R1 का फॉर्मूला, अच्छा एटीपी के पेपर में ना फॉर्मूला जितने भी यूज होंगे ना वो सारे आपको खुद देंगे, तो याद करके नहीं जाने होते। लेकिन क्योंकि आपका एटीपी का पेपर 1 के साथ हो रहा है तो आपको भी फिलहाल रिवाइज करना पड़ रहा होगा, लेकिन वैसे एटीपी का पेपर अलग से होता है। तो उस पेपर के लिए आपको फॉर्मूला कोई भी याद करके नहीं जाना होता, फॉर्मूला सब गिवन होते हैं। V1 2.9 है डिवाइडेड बाय, क्या आंसर आया? 6.3। तो 6.3 आपके पास रेजिस्टेंस आ गई। सजेस्ट व्हाई द स्विच इज ओपन। उसने पहले क्या किया था? स्विच को क्लोज किया, रीडिंग लेते ही स्विच दोबारा से ओपन कर दिया। क्यों किया उसने ऐसा?
अगर करंट फ्लो करता रहता है तो वायर्स हीट अप होती है, और वायर्स हीट अप होती हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ती है। तो उसने ये काम क्यों किया? so that the wires do not heat up and resistance is increased. आपको पता है ना, ओम्स लॉ में टेम्परेचर चेंज होगा तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी, तो ओम्स लॉ अप्लाई नहीं हो सकता अगर आप टेम्परेचर को कांस्टेंट ना रखें। तो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए उसने क्या किया, बस करंट ऑन किया, रीडिंगली करंट बंद कर दिया वापस स्विच। क्यों? ताकि करंट फ्लो करता रहेगा तो वायर्स हीट अप होंगी, वायर्स हीट अप होंगी तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी, और यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है R1 की वो ये रहेगी, नहीं चेंज हो जाएगी। स्टूडेंट rearranges the circuit so that the resistors are connected as shown in figure 2.1, closes the switch, measures the potential difference V2 and I2, opens the switch. V2 और I2 की वैल्यूज इन्होंने खुद दे दी हैं आपको, 2.8 और 0.88। अब आप R2 निकालने कितना आ रहा है? 2.8 डिवाइडेड बाय 0.88, क्या आंसर आया? 3. क्या लिखेंगे फिर? 3.2 लिख दें। और अगर मैं 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूं 3.18 को, कितना हो जाएगा? 6.36 होगा, लेकिन ऑफ कोर्स फिर वो भी 6.4 हम लिख रहे होंगे। पेपर्स ले रहे हैं आप लोग बेटा? पेपर्स किसके पास हैं? ये पेपर्स उठा लें। ये असगर पेपर पास करो जरा। If the resistors are identical, theory suggests that R1 is equal to 2R2. Two quantities can be considered to be equal within the limits of experimental accuracy if their values are within 10% of each other. State whether the results indicate that the resistors are identical. Support your statement with a calculation. अब मुझे बताएं R1 कितना था? 6.3, और R2 कितना है? 2R2 कितना है? R1 is 6.3 and 2 times R2 is 6.4. परसेंटेज एरर का फॉर्मूला होता है डिफरेंस डिवाइडेड बाय द एक्चुअल वैल्यू। कितना है? R2 की वैल्यू आई थी 3.2, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया। डिफरेंस कितना है 6.4 और 6.3 में? 0.1 डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू क्या लेंगे? वो कह रहे हैं कि R1 को 2R2 के बराबर ले लिया, तो 2R2 के बराबर लिया ना R1 को, तो एक्चुअल वैल्यू क्या है उसकी? तो परसेंटेज कितनी आ रही है? इसको मल्टीप्लाई बाय 100 भी कर लें, ठीक है, परसेंटेज आंसर आ जाए। तो मुझे बताएं क्या आंसर है? 1 पॉइंट। क्या ये 10% से कम है या नहीं है? तो उसका मतलब क्या है? स्टेट वेदर द रिजल्ट्स इंडिकेट दैट द रेजिस्टर्स आर आइडेंटिकल। यस, द resistors are identical because the error
is less than 10%. टेन परसेंट की लिमिट उन्होंने दी थी, 10% से कम एरर आया, इसलिए हम मान रहे हैं कि जो उन्होंने कंडीशन दी है ऑफ कोर्स वो ओबे कर रहे हैं। ठीक है। Part D. The student repeats the experiment in part A and B but replaces the resistors with lamps. He obtains the following results. Effective resistance R3 of the combination of lamps connected as in figure 2.1 is 5.2. एक लैंप यहाँ लगा हुआ है, एक लैंप यहाँ लगा हुआ है, एक लैंप यहाँ लगा हुआ है। ठीक है। और इसकी इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितनी है? इफेक्टिव रेजिस्टेंस का मतलब है टोटल रेजिस्टेंस कितनी आ रही है वो। The effective resistance R4 of the combination of lamps connected as shown in figure 2.4 is 3.4. The teacher explains that the resistance of the lamp filaments changes due to a heating effect and therefore R3 is not equal to 2R4. क्या R3 2R4 के बराबर है या नहीं? 2R4 कितना होगा? 6 पॉइंट। क्या ये बराबर है? R3 5.2 है, 2R4 जो आ रहा है वो 6.8 आ रहा है। सही है। That suggest one observation that the student makes while doing the experiment that supports the teacher's explanation. तो उसने क्या ऐसा देखा होगा उसमें during experiment? फिलामेंट क्या हो गया होगा? क्यों जल जाएगा फिलामेंट? ड्यू टू अ हीटिंग इफेक्ट लिखा हुआ है, इसलिए उसने ये नोटिस किया होगा कि फिलामेंट क्या कर रहा है? ग्लो कर रहा है, मतलब उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है। और आप सबको पता है कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर चेंज होने की वजह से चेंज हो जाती है। इसके अलावा और उसने क्या ऑब्जर्व किया होगा कि इस केस में इन दो लैंप्स और इसकी ब्राइटनेस अलग अलग होगी, क्योंकि ऑफ कोर्स वो सीरीज में लगे हुए हैं, ये पैरेलल में लगा है, इसकी ब्राइटनेस ज्यादा होगी और इनकी ब्राइटनेस कम होगी। लेकिन इस वाले केस में क्या हुआ होगा? सबकी ब्राइटनेस सेम होगी क्योंकि सबको सेम वोल्टेज और सेम करंट मिल रहा है। तो उसने ये भी देखा कि ऑफ कोर्स ब्राइटनेस भी डिफरेंट आ रही है। द लैंप्स फिलामेंट्स ओके। ठीक है। देन पार्ट ई, the student extends the investigation using a different combination of the three lamps to the two combinations already used in part A and B. Complete the circuit diagram in figure 2.5 to show a third way of connecting three lamps. तीनों को कैसे कनेक्ट कर दें? सीरीज में कनेक्ट कर।
वोल्ट मीटर पैरेलल में लगा हुआ है। कोई भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, लेकिन उन जैसी नहीं होनी चाहिए जो पहले बनी हुई थी। मतलब आप इसमें फिर एक सीरीज और दो पैरेलल भी कर सकते थे। सही है, वो कैसे बनना था? ये बन सकता था। ठीक है, याद है, सबने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। The illuminated triangular object is shown full size in figure। तो 3.2 से रीडिंग हम ले सकते हैं, नहीं ले सकते? ले सकते हैं, लेकिन फिगर 3.1 से नहीं ले सकते क्योंकि उसमें लिखा हुआ है नॉट टू स्केल। तो बताएं एच की वैल्यू कितनी आ रही है आप लोगों की? 2.3 आ रही है। The student switches on the lamp and places the lens a distance u is equal to 20.0 from the triangular object. Adjust the position of the screen until a sharp focused image of the triangular object is formed on the screen. The image is shown full size। दोबारा से full size की बात हो रही है, तो फिर से आप h की वैल्यू यहां से मेजर कर सकते हैं। बताएं कितनी आ रही है? 7 आ रही है। तो हम लिखेंगे 7.0। 7 नहीं लिखिएगा। 7 क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि आपका जो रूलर है ये एक डेसिमल प्लेस बताता है। मतलब इसकी रीडिंग 6.9 हो सकती है, 7.0 हो सकती है, 7.1 हो सकती है, 7 नहीं हो सकती। Calculate the value of 1 upon h। Give your answer to two significant figures। 1 upon 7 कितना होगा बेटा? 0.14। इन्होंने कहा है दो सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखिएगा, सही है। देन h की वैल्यू के साथ यूनिट क्या आना चाहिए? तो यहां पर स्लैश लगाकर लिखें cm। और अगर 1 अपॉन h है तो क्या होगा? 1 अपॉन सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर -1, आपकी मर्जी है। बेटा h का यूनिट क्या है? तो लिख दो सेंटीमीटर। फिर 1 अपॉन h का यूनिट क्या है? वो 1 अपॉन h है ना, तो 1 अपॉन सेंटीमीटर होगा। 1 अपॉन सेंटीमीटर को हम क्या लिख सकते हैं? cm-1। अब h की वैल्यू आई कितनी थी अभी आपके पास? 7 थी या 7.0 थी? और 1 अपॉन h की क्या आई थी? 0 पॉइंट। बाकी वैल्यूज भी आप लोग निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते? 1 अपॉन 7 की वैल्यू क्या आई थी? 1 अपॉन 3.9 कितनी हुई? 0 पॉइंट। 1 अपॉन 2.6 h की वैल्यू दी गई है। 1 अपॉन h करते जाओ जल्दी। वन अपॉन h करते जाओ बेटा। h की वैल्यूज क्या है? ये लिखा हुआ है 1.6, तो हम करेंगे 1 अपॉन 1.6। क्या आंसर आया? 0 पॉइंट। फिर 1 अपॉन क्या करना है? 1.1। क्या आंसर आया? 0.91।
ठीक है, हमने क्या किया, कंप्लीट दी हेडर्स हमने कर दिए हैं, कंप्लीट द रिमेनिंग वैल्यूज ऑफ 1/h वो भी हमने कर दिए। देन द स्क्रीन इज a square sheet of white card of size 10 centimeter. Look at the data in figure in table 3.1 suggest why the student does not use the values of u which are less than 20. u की वैल्यू कम हो रही है तो h की वैल्यू बढ़ रही है, और h की वैल्यू बढ़ने से 1/h की वैल्यू क्या हो रही है, कम होती जा रही है। तो 0.14 से भी वैल्यू और बहुत कम आएगी या बहुत ज्यादा आएगी, और बहुत कम आ जाएगी। तो वो वैल्यू इतनी ज्यादा छोटी वैल्यू होगी कि वो बहुत इनसिग्निफिकेंट होगी। लेट से अगर 7.0 नहीं हो तो आप इसके बाद क्या एक्सपेक्ट करें, 20 से कम पर लेट से अगर 15 हो, अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पर वैल्यू 15 है तो आप क्या एक्सपेक्ट करें, यहाँ क्या वैल्यू होगी, 7 से 7 से ज्यादा होगी। सही है, लेट से कितनी हो जाएगी, 9.0 हो जाएगी। अब मुझे 1/h निकालना है तो 1/9 कितना होता है, करें। 0.10, तो इसका मतलब है और वैल्यूज और बहुत कम होती जा रही है, तो इनसिग्निफिकेंट होती जा रही हैं, बहुत वैल्यूज कम से कम होती जा रही हैं। इस वजह से क्या कर रहे हैं वो, इससे छोटी वैल्यूज पे एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर रहे। कार्डबोर्ड की साइड कितनी है, और मैंने आपको बताया कि अभी h की वैल्यू जो है इमेज हाइट वो 7 अभी है। अगर हम इससे u को और कम करेंगे तो इमेज हाइट और बढ़ जाएगी, वो कार्डबोर्ड पर आएगा नहीं आएगा, नहीं आएगा, फिट नहीं होगा उसके ऊपर। याद कर लिया सबने, पार्ट ई देखें। वन अपॉन एच हमने कहाँ प्लॉट करना है, और उसका यूनिट क्या था, और u कहाँ प्लॉट करना है बेटा। तो सबसे पहला काम ये किया करें कि आप इनको लेबल करेंगे एक्सेस को। फिर मुझे बताएं, इन्होंने बोला है कि ग्राफ कहाँ से शुरू करना है, तो इसमें फॉल्स ओरिजिन नहीं हो सकता। हमने कल जो पेपर किया था उसमें फॉल्स ओरिजिन बनाया था, नहीं बनाया था, बनाया था, और उसमें उन्होंने नहीं लिखा था कि 0,0 से स्टार्ट करें, तो वहां पर हम आजाद थे, अपनी मर्जी कर सकते थे। यहाँ पर हम अपनी मर्जी नहीं कर सकते। तो अब हमें दो चीजों का ग्राफ बनाना है, 1/h को देखें और u को देखें। 1/h की सबसे छोटी वैल्यू है 0.14, सबसे बड़ी 0.9 है। तो 0.1
20 पर है 0.14, 25 पे 0.26, 30 पे है 0.38, 40 पे है 0.63, बीच में लगेगा पॉइंट सही है 0.631। 50 पे है 0.91, ये भी बीच में लगेगा। और उन्होंने क्या बोला आपसे, क्या बनाए? स्ट्रेट लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनाए। जो कल हमने पेपर किया था उसमें हमने कर्व ऑफ बेस्ट फिट बनाया। शार्प पेंसिल, तीन पॉइंट्स लाइन पर आ रहे हैं। सेकंड, थर्ड और फिफ्थ लाइन पर आ रहे हैं। फर्स्ट और थर्ड लाइन पर नहीं आ रहे, एक लाइन से ऊपर है और एक लाइन से नीचे। अब हमने ग्रेडियंट मेजर करना है, 2 पॉइंट्स ले सकते हैं आप। ग्रेडियंट के लिए आप वर्किंग वो कह रहे हैं कि आप इंडिकेट करेंगे ग्राफ पे ही, तो जो पॉइंट्स ग्राफ पर आ रहे हैं वो यूज हो सकते हैं, जितना दूर हो उतना अच्छा है। तो एक पॉइंट है 50,0.91, और उसके अलावा पॉइंट है 25,0.26। y2 माइनस y1, क्या आंसर आया? जीरो पॉइंट 026। यहां तक हो गया सबका? Calculate the focal length of the lens. Use a value of capital H from part A and the equation. तो बेटा आपने कैपिटल H की वैल्यू क्या थी?
और m ये कह रहे हैं ग्रेडियंट को, सही है, 0.026। h कितना आया था? कैपिटल H आपके पास आया था 2.3। क्या वैल्यू आ रही है? 16.72। When measuring the height of the image on the screen, the student's hand and the ruler obstruct the light from the object and prevent it from reaching the screen. वो कह रहे हैं कि बीच में क्या आ रहा है उसका, एच मेजर करते हैं तो बीच में हाथ आ जाता है, जिसकी वजह से जो इमेज बन रहा है स्क्रीन के ऊपर वो शेडो की वजह से हट जाता है। तो वो क्या करे ऐसा कि ये मेजरमेंट में कोई प्रॉब्लम ना हो? क्या ऐसा ऐसा पेपर यूज किया जा सकता है जिसके ऊपर पहले से स्केलिंग हुई भी हो? अगर उसमें पहले से स्केलिंग हुई भी हो तो हमें जरूरत नहीं है, हम सिर्फ वही डायरेक्टली देखकर बता सकते हैं। तो क्या कह सकते हैं कि यूज अ रूल्ड पेपर अगर हम यूज कर लें, एक ऐसा पेपर यूज कर लें जिसके ऊपर पहले से मेजरमेंट्स कैलिब्रेटेड हो, मार्क्ड हो, तो हम सिर्फ देख के बता सकते हैं कि कहाँ से कहाँ तक इमेज बन रहा है। तो हमें कोई स्केल रखने की जरूरत नहीं है, कोई बीच में हाथ यूज करने की जरूरत नहीं है कि हम बार बार स्केल लेकर आए और स्केल हटाएं। सिर्फ हम देखकर बता सकते हैं कि इमेज कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है, उस हिसाब से इमेज की हाइट मेजर हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट्स द टाइम टेकन फॉर आइस क्यूब्स टू मेल्ट व्हेन दे आर प्लेस्ड इन अ बीकर ऑफ हॉट वाटर। Plan an experiment to investigate how the thickness of the cardboard insulation around a beaker affects the time taken for the ice cubes in the beaker to melt. क्या चेंज करेंगे हम इसमें? थिकनेस ऑफ द कार्डबोर्ड चेंज करेंगे हम, मतलब इंसुलेशन चेंज करेंगे, और मेजर क्या करेंगे? टाइम टेकन। टाइम मेजर करेंगे। कांस्टेंट क्या रखना चाहिए? बाकी क्या है जो कांस्टेंट होना चाहिए? बीकर के अंदर जितना पानी है वो, और पानी का टेम्परेचर, और क्या कांस्टेंट होना चाहिए? अमाउंट ऑफ आइस क्यूब्स, ये कांस्टेंट होनी चाहिए। तो उन्होंने दिया हुआ क्या है, द फॉलोइंग apparatus इज अवेलेबल। 250 सेंटीमीटर क्यूब बीकर है हमारे पास, सप्लाई ऑफ हॉट वाटर है, सप्लाई ऑफ आइस क्यूब्स है, थर्मोमीटर है, स्टॉप वॉच है, सप्लाई ऑफ 2 मिलीमीटर थिक कार्डबोर्ड शीट्स है। मतलब एक के बाद एक क्या होगा, अगर मुझे 4 मिलीमीटर करना है तो क्या करूं? दो यूज कर लेंगे। तो 2 मिलीमीटर थिक कार्डबोर्ड शीट्स हमें अवेलेबल है। अगर हमें थिकनेस बढ़ानी है तो पहले हम क्या करेंगे, पहले 2 पे रीडिंग लेंगे, फिर एक और शीट लगाकर, वो कितनी हो जाएगी थिकनेस? 4 हो जाएगी, फिर एक और शीट लगाकर, ठीक है। इन योर प्लान यू शुड एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ टू कैरी आउट द इन्वेस्टिगेशन, वो तो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं तकरीबन। स्टेट द की वेरिएबल्स टू कीप कांस्टेंट, ड्रॉ अ टेबल विद कॉलम हेडिंग्स। कौन सा हमने क्या चीज चेंज करनी थी? थिकनेस ऑफ द कार्डबोर्ड शीट, एक कॉलम आ गया, और टाइम टेकन। यूनिट क्या होंगे इसका? यूनिट क्या होगा थिकनेस का? मिलीमीटर, क्योंकि उन्होंने दिया हुआ है। और टाइम का यूनिट क्या होगा? तो वो मेजर वो लिखनी है हेडिंग, एक्सप्लेन हाउ टू यूज योर रीडिंग्स टू रीच अ कंक्लूजन। जब भी रीडिंग्स आ जाती हैं, टेबल आ जाता है, तो हम क्या बनाते हैं? ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, तो ये पूरी बात करनी है अब हमने। बताएं क्या लिखें सबसे पहले? हमारे पास क्या है, 250 सेंटीमीटर क्यूब बीकर है या नहीं है? टेक
250 centimeter cube of hot water and measure its temperature. क्यों measure कर रहे हैं temperature? ताकि जब भी हम एक्सपेरिमेंट करें तो इसी टेम्परेचर पे शुरू करें। फिर क्या करें? पहले आइस क्यूब्स डालें या पहले इंसुलेट करें? अच्छा, ये जो 250 सेंटीमीटर क्यूब बीकर है, इंसुलेट करते हैं इसको। इंसुलेट द बीकर with a piece of cardboard sheet। ठीक है, फिर क्या करें? जब आप इंसुलेट कर लेंगे उस वक्त जो भी टेम्परेचर है, फिर वहां से एक्सपेरिमेंट शुरू हो रहा है। पुट द आइस क्यूब्स in the beaker and measure time for ice cubes to melt completely। फिर क्या लिखेंगे? रिपीट द सेम एक्सपेरिमेंट repeat the same procedure by increasing number of sheets of cardboard ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब हमने कांस्टेंट क्या रखना है वो बताते हैं। क्या चीज? कीप इनिशियल टेम्परेचर and volume of hot water constant। और क्या कांस्टेंट रखना चाहिए? keep number of ice cubes constant। और क्या कांस्टेंट रखना चाहिए? ये जो आप कार्डबोर्ड की शीट्स की लेयर दे रहे हैं, ये हर दफा एक जैसी होनी चाहिए। मतलब थिकनेस तो चेंज हो, लेकिन ऐसा ना हो कि जितना कार्डबोर्ड बढ़ते जा रहे हैं तो आप सरफेस एरिया बढ़ाते जा रहे हैं या अच्छे से कवर करते जा रहे हैं। जितना अच्छा आपने पहले कवर किया था, आप सिर्फ उस पर शीट की थिकनेस बढ़ाते जाएंगे, उसकी शेप चेंज नहीं करेंगे। ऐसे नहीं कि पहले कार्डबोर्ड की शीट्स सराउंडिंग एरिया पे लगाई थी फिर ऊपर कवर कर दिया, वो तरीका चेंज नहीं होगा। थिकनेस ऑफ शीट्स चेंज होंगी। लेट से अगर आपने एक दफा पूरा रैप किया था तो बस उसके ऊपर सेम रैपिंग दोबारा आएगी, सिर्फ शीट की थिकनेस बढ़नी चाहिए। पोजीशन ऑफ द कार्डबोर्ड शीट्स चेंज नहीं होनी चाहिए, वो वहीं पर होनी चाहिए। ठीक है, ये बात समझ आ रही है? तो ये भी आप लिख सकते हैं, लेकिन ये एक्स्ट्रा डिटेल्स में चली जाएंगी, फिलहाल इतना काफी है। अब हम क्या कर रहे हैं?
टेबल की बात करें कि टेबल बनेगा कैसा, तो आपको पता है ना, हमने कल भी जब एक्सपेरिमेंट लिखा था तो हमने उसमें भी टेबल शो किया था। क्या क्या हम इसमें क्या है यहाँ पर, थिकनेस है, यूनिट क्या लिखूं, मिलीमीटर, और टाइम टेकन हो गया इन सेकंड्स, ये आपका आ गया टेबल। दो चीजें हैं, हम थिकनेस चेंज कर रहे हैं और हम टाइम नोट करते जा रहे हैं 2 मिनट। और फाइनली हमने कंक्लूजन के लिए क्या करना है, प्लॉट अ ग्राफ। कौन कहां पर होगा बेटा, हम क्या चेंज कर रहे हैं, थिकनेस कहां होगी, थिकनेस, प्लॉट अ ग्राफ ऑफ थिकनेस along x axis and टाइम along y, क्योंकि हम टाइम चेंज नहीं कर रहे हैं, हम तो थिकनेस चेंज कर रहे हैं। जो जो हम चेंज करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो हमेशा एक्स एक्सिस पे होता है। टू ड्रॉ अ कंक्लूजन, जब हम ग्राफ की शक्ल देख लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि एक्चुअली रिलेशन क्या है। अब क्योंकि हमने अभी ग्राफ बनाया ही नहीं है, क्योंकि हमने एक्सपेरिमेंट किया नहीं है, तो हम उस पर बात नहीं कर सकते, हम सिर्फ लिख रहे हैं वी कैन ड्रॉ कंक्लूजन आफ्टर द ग्राफ इज प्लॉट।